हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का सोल्यूशन चैप्टर, है ना। लास्ट वीडियो में हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन एंड रॉल्स लॉ। ठीक है, तो जब हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि इससे आगे जब हम बात करने वाले हैं तो हम बात करेंगे बेसिकली हम कौन से सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जिनके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट पाए जाते हैं, है ना, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, वो होते हैं क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, सबसे पहले हमें बात करनी है कि क्या वेपर प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक सेटअप समझना होगा। देखो, और वो सेटअप क्या है बच्चों, ये देखो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया है, एक वेसल लिया है मैंने, और ये जो वेसल है मेरे पास ये कैसा है, इवैक्यूएटेड वेसल है मेरा, है ना। कैसा है, इवैक्यूएटेड वेसल है। अब ये इवैक्यूएटेड वेसल क्या होता है, वो वेसल्स, वो कंटेनर जिसके अंदर क्या होते हैं, जो वैक्यूम कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें कहते हैं इवैक्यूएटेड। ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रोवाइड की जाती है, वैक्यूम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। अब हमने क्या किया इस इवैक्यूएटेड वेसल में, ठीक है, इसका जो थर्मोस्टेट में हमने इसको प्लेस किया है और वहाँ पे टेम्परेचर क्या है हमारे पास, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जांपल XYZ हम कुछ भी कह सकते हैं, हमने इतना टेम्परेचर पे इसको रखा है, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे इसके अंदर एक कंटेनर डालेंगे। ठीक है, एक कंटेनर डाला हमने और इसको कनेक्ट कर दिया एक मैनोमीटर से, ये ऐसे करके। ठीक है, इसके अंदर हमने एक लिक्विड फिल कर दिया, कितना हो गया। अब ये जो बात मैंने बोली कि हमने इसको किससे कनेक्ट किया है, एक मैनोमीटर से कनेक्ट किया है। मैनोमीटर क्या होता है बच्चों, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रेशर को मेज़र करने में क्या हो रही है, काम आएगी। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ कॉलम ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड, यानी कि जो चीज़ें फ्लो करती हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ मैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमें क्या मेज़र करके देगी, प्रेशर। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अभी क्या ही कर रहा है बच्चों कि जो यहाँ पे ये लिक्विड हमने रखा है इसके ऊपर जो भी स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब देखो इसे हीट मिलेगी तो ये क्या होंगे, वेपर इसके बनने शुरू होंगे। तो यहाँ पे वेपर जाएंगे, जो स्पेस प्रेजेंट है लिक्विड के ऊपर, यहाँ पे वेपर बन के इधर 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 जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, यानी कि जब वेपर एक बार तो बनते चले जाएंगे, ज़्यादा वेपर बनने लगेंगे, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, हमने पहले भी बात की थी, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी कि जितने वेपर बनेंगे लिक्विड से वापस वेपर से उतना ही क्या बन जाएगा, लिक्विड, यानी कि इन शॉर्ट क्या सेट हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो वेपर प्रेशर इस टाइम के अंदर जो मैनोमीटर के अंदर क्या शो होगा, जो रीडिंग शो होगी, है ना, वो ही क्या कहलाएगा, हमारा वेपर प्रेशर। ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है तब मैनोमीटर के अंदर जो रीडिंग शो होती है, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड और दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और अ सॉल्यूशन, इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर exerted by the vapors in equilibrium with the liquid or solution at that particular temperature, जो भी हमने सेट किया था। ठीक है, that particular टेम्परेचर, वही बोला कि जब ये वेपर्स और लिक्विड के बीच में क्या सेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, है ना, उस टाइम पे जो इनके बीच में क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, दीज वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद दिस लिक्विड और सोल्यूशन एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि
क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या है फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड या फिर सोल्यूशन, जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सीधी सी बात है, अगर इनका आपस में, अगर हमारी आपस में बनती है, मान लो हम, हमारा कोई दोस्त है, ठीक है, अगर हमारी उसके साथ बहुत अच्छी बनती है, तो क्या आप लोगों को अलग करना इजी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसा ही अगर इसके अंदर है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर ज़्यादा होगी, है ना, तो वेपर प्रेशर भी उतना ही कम होगा। और जितनी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उतना ही वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि जितनी हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मॉलिक्यूल्स आपस में जितनी टाइटली बाउंड है, उतना ही क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी ज़्यादा है, जितने टाइटली आपस में वो बाउंड है, उतना ही वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि भाई उनको अलग करना उतना ही क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। उनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग अच्छे, उनका बॉन्ड कितना है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग सोच के देखो कि उनका जो, उनको अलग करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट, चाहे वो ह्यूमंस में हो चाहे इसमें लिक्विड में हो, है ना। तो उसका अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, ज़्यादा, तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, इन्वर्सली बिहेव करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड वन इज़ टेम्परेचर। सेकेंडली क्या है, टेम्परेचर। पहला तो फैक्टर हो गया नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा है बच्चों टेम्परेचर। आप लोगों ने कभी देखा होगा नॉर्मल वाटर होता है ना, वो वेपर्स फॉर्म नहीं करता, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं, यानी कि जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, तो वो वेपर्स बनने शुरू होते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, वेपर प्रेशर से। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा क्या हमारा वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर हम बात करें, इसके लिए एक रिलेशन दिया गया था, है ना, उसको क्या बोलते हैं, बस इस रिलेशन को आप लोग मतलब सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न कर लेना। इसको बोलते हैं बच्चों क्लोसियस कैलेप्रिन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्लोसियस कैलेप्रिन इक्वेशन। इसके क्या फॉर्मूला है, ये log P2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल एच डिवाइड बाय 2.303 और T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2। ये है हमारा क्लोसियस कैलेप्रिन इक्वेशन। इसके अंदर अगर मैं अलग अलग बात करूं, तो जो P1 P2 है, ये क्या है, वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर। P1 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। P2 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, ठीक है। डेल एच क्या है बच्चों, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड, यानी कि जो भी लिक्विड हमने लिया है ना, उसको हीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या फॉर्म हो रहे हैं, वेपर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो डेल एच क्या हो गई हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और हमारे पास ये जो आर है, ये आर क्या है, आप सभी को पता होगा, हमने 11th में भी पढ़ा होगा। आर क्या है बच्चों, हमारे पास गैस कांस्टेंट। आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। P1 P2 क्या है, वेपर प्रेशर, T1 T2 टेम्परेचर डिफरेंट, T1 एंड T2, डेल एच हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंड आर इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब बात आती है बच्चों रोल्स लॉ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे रोल्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ, यानी कि अगर हम दोनों को क्या रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, और यहीं से हमारा निकल के आता है क्या, रोल्स लॉ, ठीक है। यहीं से हमारा क्या निकल के आता है बच्चों, रोल्स लॉ, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूशन, बात एक ही है इसके अंदर, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम बाइनरी सोल्यूशंस के बारे में बेसिकली बात करेंगे अब आगे, ठीक है। तो क्योंकि उसको समझना सिंपली क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है भाई, दो ही कंपोनेंट है उसके, उसी को लेकर अगर हम समझ लेंगे तो ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट है A एंड B,
ठीक है, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है। तो बच्चों ये दोनों आपस में मिक्स होने से पहले, है ना, ये दोनों आपस में मिक्स होने से पहले प्योर स्टेट में रहे होंगे। जैसे एक पर्टिकुलर लिक्विड है हमारे पास ए, एक पर्टिकुलर लिक्विड है हमारे पास बी, है ना। तो जब इन दोनों को हमने आपस में मिक्स नहीं किया था तो उस टाइम पे तो ये अपनी प्योर स्टेट में होंगे, तो तब भी तो इनका कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो मान लीजिए हम दोनों के अगर वेपर प्रेशर के बारे में बात करें तो भाई ये जो हम ऊपर ये डिग्री लगाते हैं, है ना, इसको सिंबल मानते हैं हम, सॉरी ए के लिए अगर हम बात करें तो ये ए के लिए और ये हो गया बी। जब भी हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्योर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशर जब वो किस में है, अपनी प्योर स्टेट में है, ठीक है। अगर फिर हम इसको सिंपली ऐसे लिखें पी ए और पी बी, तो यानी कि ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ दीज पर्टिकुलर लिक्विड्स इन सॉल्यूशन, यानी कि जब हमने इनको मिक्स कर दिया है आपस में उस टाइम पे ए का जो अपना वेपर प्रेशर होगा और बी का जो अपना इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा दैट इज डिनोटेड बाय पी एंड पी बी। और जब वो प्योर स्टेट में है, उनको मिक्स नहीं किया गया है, तो ये वाला सिंबल हम यूज़ कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो इसके लिए एक्स ए और इसके लिए एक्स बी, ठीक है। ये प्योर स्टेट में, ये सॉल्यूशन में, और ये इनका मोल फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था कि जो भी टोटल मोल फ्रैक्शन होता है कंपोनेंट्स का, इंडिविजुअल जो मोल फ्रैक्शन होता है हमेशा इक्वल होगा किसके, 1 के, है ना, पढ़ा था हमने। चाहिए कितना भी हो, है ना वो, लेकिन अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1। इतनी बात हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो सिंपली रोल्स लॉ जो है वो क्या कहता है बच्चों, रोल्स लॉ कहता है दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल हम अभी के लिए ए के लिए बात करते हैं, तो कहता है वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू, वेपर प्रेशर को हमने डिनोट कर दिया ए से, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, is equal to the mole fraction of that particular component in solution multiplied by the vapor pressure of that particular component in pure state। आई बात समझ में। ये कहता है हमारा रोल्स लॉ कि भाई जब वो सॉल्यूशन के अंदर किसी पार्शियल कंपोनेंट का अगर हम बात करना चाहें वेपर प्रेशर की, तो दैट वेपर प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जो भी सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये तो हो गया हमारा, ठीक है, रोल्स लॉ कहता है ये हमारा। अगर हम पी बी के लिए बात करें, मान लो ये तो ए के लिए करिए, अगर हम बी के लिए करें तो वही सेम, वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। ये कहता है बच्चों हमारा रोल्स लॉ। अब आप लोग सोच के देखो, ये हो गया ए का वेपर प्रेशर, ये हो गया बी का वेपर प्रेशर। अगर मैं पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस में वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, टोटल जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको पी से डिनोट कर दिया, ये हो गया हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इसके अगर तब ये वैल्यू पुट कर दूं मैं, मान लो एक्स ए इंटू में पी नोट ए प्लस में एक्स बी पी नोट बी, ठीक है। हमें पता है एक्स ए प्लस में एक्स बी विल बी इक्वल टू 1, तो मैं क्या ऐसे पुट कर सकती हूँ कि भाई जो ये एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स बी प्लस में एक्स बी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नॉर्मली हमने पुट कर दिया। अब अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ बच्चों तो मेरे पास क्या आएगा, इसको कंप्लीट सोल्व करके देखो, मैं इसको पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, है ना। तो इसको कंप्लीट सोल्व करके मेरे पास एक रिलेशन निकल के आता है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो
अगर हम इस इक्वेशन को लेके, ये जो हमने इक्वेशन निकाली है, मान लीजिए हम इस इक्वेशन को लेके क्या कर रहे हैं, अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमने ये रिलेशन निकाल लिया, तो हम देख रहे हैं कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स बी के ऊपर, क्योंकि हमने उसको एक्स बी की टर्म्स में निकाला है ना। यहाँ पे हमने 1 माइनस एक्स बी कर लिया, हम चाहते तो इसको एक्स ए की टर्म्स में भी निकाल सकते थे, है ना। यहाँ पे सिंपली 1 माइनस एक्स ए कर लेते तो वो एक्स ए की टर्म में निकल आता। तो बच्चों देखो सिंपली हम यहाँ से क्या मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट, यहाँ पे एक्स बी के ऊपर डिनोट कर रहा है, बी वाले कंपोनेंट्स के ऊपर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। अगर हम एक्स ए के टर्म्स में निकालते तो वो एक्स ए के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इनके दोनों के उसमें क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक लीनियर ग्राफ मिलना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना भी चाहूँ तो मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया कि यहाँ पे एक्स ए ही क्या है, सिर्फ एक्स ए है, और एक्स बी क्या है, टोटल 0 है। भाई एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर मैंने इसको 0 मान लिया तो सारा का सारा जो हमारा लिक्विड है वो क्या है, एक्स ए। दूसरी कंडीशन ले लो कि एक्स ए क्या है, 0, और सारा का सारा लिक्विड क्या है हमारा, एक्स बी है, ये कितना है, 1। ठीक है, तो बच्चों देखो जो भी इस टाइम पे ये हो गया प्रेशर, ये हो गया प्रेशर, और इधर हो गया मोल फ्रैक्शन। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। मैंने यही बोला था कि अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक लीनियर ग्राफ मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर हमने एक्स ए, पूरा का पूरा लिक्विड एक्स ए लिया है, तो जितना भी उसका वेपर प्रेशर होगा वो किसके लिए होना चाहिए, एक्स ए के लिए, है ना। ऐसे ही अगर हम एक्स बी को 1 मान रहे हैं तो जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो किसके लिए होना चाहिए बच्चों, एक्स बी के लिए होना चाहिए। मान लीजिए ये हो गया एक्स बी के लिए, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, क्योंकि भाई देखो एक्स ए 0 है, सिर्फ और सिर्फ प्योर स्टेट में हमारे पास बी है, तो ये भाई प्योर स्टेट हो गया किसका, प्रेशर ऑफ बी। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, सारा का सारा किसका होगा, ए, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ए। अब अगर मैं इनको मीट करूं, देखो ऐसे, ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एक्स ए पी नोट ए, और ये किसके लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, एक्स बी, और ये पी नोट बी। ये बात समझ में आई। ये हो गया हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। और टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो भाई ये हो गया हमारा टोटल प्रेशर, P विल बी इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। आई बात समझ में। अगर हमारा लिक्विड सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए है, ये वाली कंडीशन है, तो भाई हमारा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा किसके, पी नोट ए के। अगर हमारा टोटल कंडीशन ये है भाई सारा का सारा बी है, तो हमारा पार्शियल पूरा सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नोट बी के, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि एक्स ए की भी कुछ वैल्यू है और एक्स बी की भी कुछ वैल्यू है, तो हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, तो हमारा प्रेशर कितना होगा बोलो। देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर हमारे पास सारा का सारा कंपोनेंट ए है तो टोटल प्रेशर भी किसके बराबर हो गया, उसके प्योर स्टेट में जितना उसका पार्शियल प्रेशर था। सारा का सारा बी है तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो गया, जितना बी का पार्शियल प्रेशर था, है ना। तो अगर हमारे पास ये दोनों है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए प्लस में पी बी। ये हो गया अगर हमारे पास दोनों कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, यानी कि एक्स ए की भी कुछ वैल्यू है और एक्स बी की भी कुछ वैल्यू है, तो हमारे पास ये अब एक रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हमने जो जितना भी ऊपर पढ़ा है, अगर हम इनका देखो कंक्लूजन सा निकालना चाहे कि रोल्स लॉ हमें क्या बोलता है, क्या क्या बताता है, तो देखो सबसे पहले तो ये कहता है कि रोल्स लॉ तभी फॉलो होगा जब ये कैसा होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन यानी कि जब वो लिक्विड जो हमने लिए हैं ए और बी, वो आपस में क्या होंगे, कम्प्लीटली मिसिबल, एक दूसरे में कम्प्लीटली घुल जाएंगे, तभी ये फॉलो होगा। तो ये कैसा होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करना चाहिए। भाई ये ए और बी दोनों के दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, कम्प्लीटली मिक्स होने चाहिए, ये एक तो कंडीशन है। दूसरा ये क्या कहता है बच्चों कि
जो भी हमने क्या देखा है कि जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इधर एक्स ए और एक्स बी। हमने यही बात की कि भाई जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, जो मोल फ्रैक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। दोनों ही कंपोनेंट्स क्या है हमारे, वोलेटाइल है। दोनों ही कंपोनेंट्स, दोनों ही क्या फॉर्म कर रहे हैं, वेपर कर रहे हैं, है ना, वेपर फॉर्म कर रहे हैं। तो जो वेपर प्रेशर होगा उसका मतलब जो भी हमारे पास वेपर किसके ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। सिंपल सी बात है भाई, जो ज़्यादा जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग ये सोचो कि जो हमारे वेपर्स बनेंगे वो भी तो किसकी वजह से होंगे, दोनों की वजह से होंगे, एक्स ए की वजह से भी और एक्स बी के भी होंगे उसके अंदर। लेकिन ज़्यादा किसके होंगे बच्चों, जिसका क्या होगा, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसके वेपर्स ज़्यादा होंगे। सिंपल सी बात है। तीसरा क्या कह रहा है कि अगर लिक्विड जो है आपस में मिसिबल नहीं है ना, अगर वो आपस में मिसिबल नहीं है तो रोल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। इफ़ दे आर नॉट मिसिबल लिक्विड्स, तो वो रोल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। और तीसरा क्या कह रहा है कि अगर हम ये जो वेपर प्रेशर है अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें मान लो, तो फिर हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारा जो वाई ए है वो हो गया कंपोनेंट ए के लिए मोल फ्रैक्शन किस में, वेपर्स फेज में, जो वो वेपर्स बने हुए हैं ना उसके अंदर कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और कितना बी है वो हम डिनोट कर रहे हैं वाई ए और वाई बी से। तो वाई ए तो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड वाई बी क्या हो गया बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दैट वेपर फेज, जो भी वो वेपर्स बने हुए हैं उसके अंदर। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखो वाई ए विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। हमने मोल फ्रैक्शन में भी किया था, वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पी ए डिवाइड बाय पी टोटल, और इसको भी कैसे लिख सकती हूँ, पी बी डिवाइड बाय पी टोटल। है कि नहीं है ना, ऐसे तो मैं पुट कर ही सकती हूँ। तो अगर मैं इसको और भी अगर दूसरी टर्म्स में पुट करना चाहूँ तो फिर मैं कैसे निकाल सकती हूँ बच्चों, देखो अगर मैं पी ए की टर्म्स में निकालना चाहूँ मान लो, तो क्या लिखूँगी मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू में पी टोटल, या फिर अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका निकाल रही हूँ, बी का, तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू में पी टोटल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है बच्चों, सिंपली एक जनरल अगर हम फॉर्मूला देंगे तो पी आई, ये तो पी ए और बी के लिए अगर निकाल दिया, अगर हम जनरल फार्मूला दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो बराबर होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन वेपर फेज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर हम जनरली किसी के लिए वेपर फेज वो वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं किसी का भी पार्शियल, तो वो बराबर होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट वेपर फेज मल्टीप्लाइड बाय द पी टोटल। एक चीज़ हमने यहाँ से ये भी देखी है कि जो टोटल प्रेशर है हमारे सॉल्यूशन का वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, वाई ए के पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई बी के, किसी भी कंपोनेंट की अगर हम बात करें उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो लास्ट हमारा कंक्लूजन क्या है बच्चों, कि अगर हम किसी भी कंपोनेंट को क्या करें, इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो हम उसी अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने पी टोटल को भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। समझ में आई ये बात। तो वेपर प्रेशर ऑफ द दैट प्योर कंपोनेंट, टोटल वेपर प्रेशर जो भी होगा सॉल्यूशन के अंदर उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अगर हम उस मोल फ्रैक्शन को क्या करें, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करें डिपेंडिंग अपॉन दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि जब दोनों के दोनों हमारे क्या थे, लिक्विड थे, है ना, और दोनों ही कैसे थे हमारे पास, वोलेटाइल थे। तो यहाँ तक हमने वो पढ़ा है रोल्स लॉ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी है ना, उसमें हम पढ़ेंगे जब रोल्स लॉ फॉलो होगा किसके लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए भी। ये तो था कि एक दोनों जो मैंने लिए थे कंपोनेंट दोनों वोलेटाइल थे, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि एक वोलेटाइल होगा एक नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, थैंक यू।